गजा में अमन की बहाली और तामीर नौ के लिए आलमी सिफारतकारी में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। 19 फरवरी को अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो चुका है। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस अहम बैठक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ताहम जहाँ 25 ममालिक इस बोर्ड का हिस्सा हैं, वहीं बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे जैसे ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत मुतासर होने के खदशे के पेश नज़र शिरकत से इनकार कर रखा है, जिसने इस इजलास की अफादियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब जंगबंदी के दावों के बावजूद गजा में इंसानी अलमिया शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इसराइली जारहियत की हालिया लहर में शहदा की मजमूई तादाद 72,000 से तजावुज़ कर चुकी है और अस्पताल अद्वियात की शदीद किल्लत के बायस महज इंतजार गाह बन चुके हैं। तिब्बी सामान और बुनियादी सहूलियात की 80% से ज़्यादा कमी ने ज़िंदगी मफलूज कर दी है। इसी दौरान हमास के रहनुमा खालिद मशअल ने दोहा में खिताब करते हुए इसराइल को गैर मुसल्लह होने का मुतालिबा दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। इस पर बात करेंगे साबिक सफारत जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास की अहमियत आलमी सिफारतकारी में किस तनाजुर में देखी जा सकती है और पाकिस्तान की शिरकत गजा के अवाम के लिए इमदाद और तामीर नौ पर किस हद तक असर डाल सकती है? नहीं, ये जो 26 ममालिक हैं, इनकी शमूलियत जाहिर है इस पे असर तो डालेंगे उन पर। अब रहा सवाल ही कि पाकिस्तान की बात की जा रही है और उसमें नाक़दीन कुछ सवाल भी उठा रहे हैं जो कि जायज़ हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर न जाया जाए तो ज़्यादा नुकसान है या पाकिस्तान बाकी ममालिक जो हैं, टोटल 26 ममालिक इसमें भी शामिल हैं, तो अगर वो ना जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है या वो जब उसमें शामिल हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदा है। मैं चंद हक़ाइक़ पेश कर देता हूँ और चंद दलाइल पेश कर देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इसमें फ़ायदा हमें कितना, उनको फ़लस्तीनियों को कितना फ़ायदा है इसमें या कितना नुकसान है। सवाल ये है कि 20 नुकाती ये जो बोर्ड ऑफ पीस का सिलसिला जब से चला, इस पे जो इंटरनेशनली नुक्ताचीनी हो रही है वो ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये एक पैरेलल इन्होंने एक बना लिया है तंजीम, जो कि इस किस्म के मामलात को हल करेगा, क्योंकि उसके चार्टर में दिया हुआ है गजा और उसके अलावा दुनिया के दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका भी तस्करा। तो ये बात दुरुस्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा का असर थोड़ा सा मध्यम तो पड़ सकता है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा पिछले 74 सालों से कोई भी मसला, खास तौर पर कश्मीर के हवाले से और 75 सालों से और फ़लस्तीन के हवाले से 74 सालों से कोई हल नहीं करा सके मसला। हालांकि इसमें कोई 60 के करीब रेजोल्यूशन हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और उसमें जो इम्प्लीमेंटेबल रेजोल्यूशन है 1 दर्जन के करीब है, जिसमें ओस्लो अकॉर्ड भी है, उसमें जिसमें कि 1967 की जो बाउंड्रीज है, जिसमें 242 जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन वो भी इम्प्लीमेंटेबल है, लेकिन नहीं मानता इजराइल। अब रहा सवाल कि ऐसी सूरत हाल में जबकि मैसेकर हो रहा था और अक्टूबर में जब ये सीज फायर हुआ तो उसमें कुछ थमा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गया, क्योंकि 500 अफराद उसके बाद भी शहीद कर दिए गए हैं फ़लस्तीन में, लेकिन उस शहादतों की वजह क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो अगर वो ना होता सीज फायर तो रोजाना 200-300-400 अफराद शहीद हो जाते। अब ये है कि पिछले तकरीबन ये जो माह गुजरे हैं, 4-5 माह, उसमें 500, जो कि ज़ाहिर है बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन बहरहाल बहुत कमी और बहुत ज़्यादा कमी आई, इसलिए कि सीज फायर हुआ और चंद ममालिक बीच में, पाकिस्तान जैसे, इसके बीच में पड़े हैं, जिसकी वजह से अब उनको बहाना क्या मिला है? 500 अफराद को, 500 लोगों को, फ़लस्तीनियों को शहीद करने का, ये मिला कि अभी तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, खालिद मशअल की जानिब से जो हथियार ना छोड़ने की पॉलिसी पर बात की गई है, आप क्या क्या कहते हैं कि ये जो उनकी जानिब से बात की गई है ये मुमकिन तौर पर दुरुस्त है? खालिद मशाल साहब सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई मुल्क ऑक्युपाई रहता है तो उस मुल्क के उस खित्ते के, उस रीजन के अफराद, जैसा फ़लस्तीन है, जैसा कश्मीर है, कि उसके उनको मज़ाहमत का हक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन नंबर 2649 के तहत उनका हक बनता है कि वो मज़ाहमत करें, और उसी का इशारा दिया गया है, मशाल साहब ने जो दिया है। लेकिन अब रहा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन 2649 की दुनिया तो नहीं करा सकी, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की नहीं करा सकते हैं, तो वो जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन जो कि नॉन बाइंडिंग है नहीं करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक अखलाकी हक है लोगों को, जैसे कि ईस्ट तिमोर में शनाना घोषमाओ, जो उसके मज़ाहमत के सबसे बड़े जो हेड थे,
उन्होंने भी इसी के तहत मज़ाहमत की, 25 साल तक की, और आज़ादी हासिल की। तो इसी तरीके से और ममालिक नहीं है। तो लिहाजा वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक के बोर्ड ऑफ पीस और जब तक के उसके बाकी जुजियात इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उस वक्त तक वो पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं होगा कि जो कि ऑक्यूपेशन को खत्म करवा सके। अब हम मिक्स करते हैं इस वक्त, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गाजा के लिए है, हम मिक्स कर जाते हैं वेस्ट बैंक को भी। फिर हम वो 74 सालों की और 77 सालों की दास्तान छेड़ देते हैं। अभी क्योंकि बात बोर्ड ऑफ पीस की हो रही है, बात गाजा की हो रही है, बात गाजा के जेनोसाइड को बचाने की हुई, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका मकसद यही है कि गजा और उसके अलावा से अगर गजा से उनके पास जब फारिग होंगे या कंकरेंटली, तो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जैसे कश्मीर वगैरह है वो भी इसमें आ सकते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड है। अब इसके अलावा इसकी क्या जुजियात, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बोर्ड ऑफ पीस है, उसके नीचे 3 स्ट्रक्चर्स और हैं। और वो 3 स्ट्रक्चर जिसमें कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, उसके अलावा जो नेशनल एक जिसमें फलस्तीनियों की कमेटी होगी, और फलस्तीनी उसकी एक अली शाहाल उनके सरबराह इसमें नॉमिनेट हो चुके हैं। तो जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर, निजाम मरबूत जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ऑक्यूपेशन कैसे जाएगी? देखिए, इस वक्त येलो लाइन पर इजरायली फोर्स है, उनके पास बहाना है कि हम इसलिए फायर करते हैं, इसलिए 500 आदमी अफराद मारे गए हैं। परसों की भी बात है, कल की भी बात है। वो कहते हैं कि क्योंकि हमारी तरफ मुजाहिमत आती है, लोग उधर से हम पर गोली चलाते हैं, तो हम गोली का बदला गोली से देते हैं, इसलिए लोग शहीद हो जाते हैं। सही। अब ये और बात है कि वो गलत बयानी कर रहे होंगे, लेकिन उस गलत बयानी को रोकने के लिए जब तक के बोर्ड ऑफ पीस के स्ट्रक्चर को, ठीक। इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, जो कि इसमें ही फैसला हो जाएगा, मेरा अपना मानना है कि 19 तारीख को कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कब तक वहां तैनात की जाएगी। और पाकिस्तान ने अब तक 100% कमिट नहीं किया है। मेरा अपना तजिया है कि पाकिस्तान इसमें जरूर अपनी फोर्स भेजेगा, अपने ट्रुप भेजेगा, और बाकी ममालिक भी इसमें भेज रहे हैं। ठीक है डॉक्टर तो उस साहब, लिहाज से आलमी जब ये ताकतें जो इम्प्लीमेंट हैं आप क्या होने के समझते लिए, हैं? जब ये तमाम, जी, आलमी मैं बड़ी ताकतें जो हैं तकमील वो कर रहा हूँ वाकई जुमले की। फ़लस्तीनियों के हकूक़ ये और पायदार अमन के लिए कोशिशें कर रही हैं, या फिर ये सिर्फ बातें हैं? नहीं, ये एक उस समत में एक बहुत सीरियस किस्म का एक एफर्ट है। और इस अमल के बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि वहां अमन आ सकता है। वहां तो जेनोसाइड चल रहा था। हम्म। जेनोसाइड रुका इसी वजह से है कि ये एक समत दुरुस्त हुई है। उस समत में अगर इन 8 ममालिक, जिस तरह के इन्होंने प्रेशराइज किया डोनाल्ड ट्रंप को, अगर ये 8 ममालिक इसी तरह अपना वजन बरकरार रखें और इसके कुछ साथ में मुफीद असरात भी सामने आना शुरू हो जाए, तो क्यों नहीं होगा? देखें, ये 3 टियर का एक निजाम है, यानी 3 तहें हैं इसकी। और वो उस स्ट्रक्चर में एग्जेक्टिव काउंसिल है, वो भी नहीं अभी तक बनी। गाजा एग्जेक्टिव कमेटी है, वो भी नहीं बनी अभी तक। फिर जो नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, उसका एक आदमी नॉमिनेट हुआ है। तो जब तक ये पूरी तरतीब जाके ग्राउंड पर नहीं होगी, उस वक्त वो ऑक्यूपेशन खत्म कैसे होगी? अभी तो येलो लाइन पर है ना। जब ये तमाम के तमाम वहां आ जाएं, तो मिशेल साहब ने जिस तरह कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, सही कहते हैं। जब वो येलो लाइन से रेड लाइन पर, यानी अपनी सरजमीन पर इजराइल वापस चला जाएगा, कम से कम इस गजा के हवाले से, तो फिर जायज बात बनती है कि जो एग्रीड तरीका है, जो कि सालिसों के दरमियान एग्री हुआ, और जो बोर्ड ऑफ पीस के 20 नुकाती प्रोग्राम में भी है, उसके तहत हमास ने जो अपनी कंसर्ट दे दी है, अपनी मंशा बता दी है कि हम हथियार डाल देंगे। पहले वो आप वहां तक पहुंचे, तो वहां तक पहुंचने के लिए ठीक। यही तरीका है जो बोर्ड ऑफ पीस में दिया गया है। और कोई तरीका होता तो अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत सारे तरीके आजमाने की कोशिश किए गए, 1948 से लेके अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो लिहाजा ये एक अच्छी सीरियस एफर्ट्स है, इसमें अमन के चांसेस हैं। इजराइल हर दर्मी करता रहता है, बाद में भी करेगा, करने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें उसको दुश्वारी पैदा होगी, क्योंकि 8 ममालिक वहां अगर उनकी आईएसएफ भी, जैसे कि मैं समझ सकता हूं कि इस मीटिंग के बाद 19 तारीख का, 19 फरवरी की मीटिंग के बाद, जिसको डोनाल्ड ट्रंप खुद चेयर करेंगे, तो उसमें उसके बाद फिर जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसके चांसेस इजराइल के ये हीले बहाने
उसमें भी बहुत कमी क्या, तकरीबन उसमें ना होने के बराबर उसको हिम्मत होगी ये करने की, क्योंकि वहां ठीक आंखें होंगी 8 ममालिक की, वहां 8 ममालिक की या उससे ज्यादा की फोर्स होगी मौजूद। उन फोर्स पर गोली चलाना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो ठीक है। मौजूद होंगे और उनकी वहां नजरें होंगी। लिहाजा फलस्तीन के लिए मैं समझता हूं कि इसके अलावा इस वक्त दिए हुए हालात व वाकयात में, जो इस वक्त सराउंडिंग सरकमस्टांसेस हैं, जो इस वक्त वहाँ मारूजाती हालात हैं, उसके तहत ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और मैंने उसके आपको तमाम के तमाम मंतिक बता दी, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता। चलते डॉक्टर चलते साहब, मैं ये जो ये भी अग्रीमेंट बताता किया जा चलूं, रहा है, ये अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है या फिर एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है? ये हमारे जहन की इख्तिरा है। इब्राहिम हम्म। अकॉर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आगे जाके अगर इजराइल बिहेव करता है और इजराइल अगर अच्छा बच्चा बन जाता है, जिसकी की उम्मीद कम है, उसको अच्छा हम्म। बच्चा बनाना पड़ेगा। और उसको अच्छा बच्चा बनाने के लिए इजराइल को अमेरिका से बड़ा कोई मुल्क नहीं हो सकता। अमेरिका का सदर, जो कि दुनिया के सबसे मजबूत तरीन मुल्क के मजबूत तरीन फौज का सरबराह है, उसके अलावा तो कोई नहीं करा सका। तो अब ये एक आखिरी आस और उम्मीद है, वो कर लेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो 57 ममालिक ने पहले कुछ नहीं किया, अब देख लेते हैं कि बाद में वो क्या कर सकते हैं इसराइल के खिलाफ। ठीक है। तो इस लिहाज से हकीकत के सामने, आदमी को हकीकत को सामने रख के ठीक है, फिर हकीकत को देखना सामने रख के पड़ता ये है कि फैसला कौन करना सी पड़ेगा। चीज बहुत शुक्रिया।